बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैलेंस बाइट। चैप्टर नंबर 4, कंप्लीशन ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल हमारा जर्नल से स्टार्ट होता है। जर्नल के बाद हम लेजर्स बनाते हैं। लेजर्स के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है और फिर ट्रायल बैलेंस से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। तो जब हम अकाउंटिंग साइकिल को कंप्लीट करते हैं तो उसमें जो लास्ट वन है डेट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो किसी भी कॉरपोरेशन की, ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें सबसे पहली स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, जिसको आप इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। दूसरी स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको आप बैलेंस शीट कहते हैं। तीसरी स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी। फोर्थ वन है जी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। तो ये जितनी भी हम स्टेटमेंट बनाते हैं ये सारी की सारी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी कंपनी की एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे बनाते हैं। अब जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो मंथली बेसिस पे भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, सेमी एनुअल भी हो सकता है और एनुअल भी हो सकता है। यानी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड जिसको हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं, जो कि नॉर्मली 12 मंथ का होता है, बट 1 मंथ का भी हो सकता है, 6 मंथ का भी हो सकता है और 12 मंथ का भी हो सकता है। तो एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड हम तमाम की तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। और इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पर्पस होता है, हर स्टेटमेंट का डिफरेंट पर्पस होता है। कंप्रीहेंसिव इनकम स्टेटमेंट का पर्पस होता है प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना, नेट इनकम या नेट लॉस। फाइनेंशियल पोजीशन का पर्पस होता है कि आपका जो कंपनी है वो उसकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है पर्टिकुलर डेट पे, क्या आप लिक्विडेट पोजीशन में हैं या लिक्विडिटी नहीं है आपके पास। ऑनर इक्विटी में ऑनर्स की बात की जाती है कि उनका जो है वो कितना स्टेक है कंपनी के अंदर। और कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको ये बताता है कि आपकी कंपनी के कैश इनफ्लोज कितने थे ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड और आउटफ्लोज कितने हैं। उसके बाद जब हम अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ये सारी की सारी अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, जर्नल में, लेजर्स में, ट्रायल बैलेंस में, तो कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो एक से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड को इफ़ेक्ट करती हैं। यानी कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनका इफ़ेक्ट करंट अकाउंटिंग पीरियड में तो होता ही होता है, बल्कि वो अपने साथ साथ नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड को भी अफेक्ट कर रही होती हैं। तो ऐसी तमाम की तमाम ट्रांजैक्शंस जो कि नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड को या एक से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड को इफ़ेक्ट कर रही हों, उनको हमें ज़रूरत होती है कि हमने उनको एडजस्ट करना होता है। तो एडजस्ट करने के लिए फिर हम कुछ एडजस्टमेंट्स पास करते हैं। तो अब सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या है जी? सम इवेंट्स वर हैपन और एडजस्ट एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल पीरियड। कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि हैपन होते हैं या एडजस्ट होते हैं फाइनेंशियल पीरियड के एंड पे। वो इवेंट कौन से हैं? वो दो तरह के इवेंट्स होते हैं। यानी हमने बात की है कि कुछ इवेंट्स हैं, एक वो हैपन होते हैं, दूसरा उनको एडजस्ट किया जाता है, और नंबर 3 एंड ऑफ फाइनेंशियल पीरियड। अब उनको क्यों एडजस्ट किया जाता है वो हम बाद में इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले इवेंट दो तरह के हैं। एक होते हैं हैपन एट द एंड ऑफ ईयर, यानी अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे जो हैपन होते हैं उन इवेंट को भी एडजस्ट करना पड़ता है। और जो एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड आपके इवेंट हैपन होते हैं उसमें नॉर्मली क्या होता है, डेप्रिसिएशन होती है और क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है। ये वो इवेंट्स होते हैं जो अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे ही हैपन होते हैं, और इनको भी आपने करंट ईयर की या करंट मंथ की या करंट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर एडजस्ट करना होता है। तो इसलिए इनकी भी हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। इसी तरह से कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि पहले से हैपन हो चुके होते हैं, लेकिन उनको एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड हमें एडजस्ट करने की ज़रूरत होती है। जैसे कि आपकी कुछ इनकम्स होती हैं, कुछ आपके एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो आपने ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड उनको रिकॉर्ड किया होता है, बट उनके इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो एक से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड में जा रहे होते हैं, तो इसलिए हम उनको भी एडजस्ट करते हैं। अब एडजस्ट क्यों करते हैं उसके बहुत सारी रीज़न्स हैं। नंबर 1, रियलाइजेशन प्रिंसिपल आपको ये कहता है कि करंट ईयर में ही आपने जो इनकम को रियलाइज़ किया है उसको रिकॉर्ड करना है। तो ऐसी इनकम जो करंट ईयर की नहीं है उसको आपने रिकॉर्ड नहीं करना, तो उस वजह से भी हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। सिमिलर इसी तरह से कि आप
मैचिंग प्रिंसिपल आपको ये कहता है कि करंट ईयर की इनकम को करंट ईयर के एक्सपेंसेस के साथ मैच करना है। तो अगर करंट ईयर में आपकी कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करते हैं या नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड से बिलोंग करते हैं, तो उनको भी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। थर्ड मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट है, वो भी आपको यही कहता है कि आपने एडजस्ट करना है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है IAS 10 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 हमें कहता है कि आपने इवेंट्स को रिपोर्टिंग पीरियड के बाद एडजस्ट करना है। इस पूरे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम ही ये है कि इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। ऐसे इवेंट्स जो रिपोर्टिंग पीरियड के बाद होते हैं उनको भी आपने एडजस्ट करना होता है। तो ये वो सारी रीजंस हैं, लीगल बाइंडिंग हैं, जिसकी वजह से हमें एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत होती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि वो एडजस्टमेंट कौन कौन सी हैं जिनको हमने ईयर एंड पे या अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे एडजस्ट करना है। उनमें जो सबसे पहली एडजस्टमेंट है वो डेप्रिसिएशन की है। दूसरी एडजस्टमेंट एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, और एक्सपेंसेस की दो तरह की एडजस्टमेंट है। एक प्रीपेड एक्सपेंस से रिलेटेड है और एक अक्रूड एक्सपेंस से रिलेटेड है। ये क्या होते हैं इनको बाद में हम फर्दर डिस्कस करते हैं। इसी तरह से रेवेन्यू की भी दो एडजस्टमेंट होती हैं, एक होते हैं अक्रूड रेवेन्यू और एक होते हैं आपके प्रीपेड रेवेन्यू। तो टोटल आपके पास जो एडजस्टमेंट होंगी वो 5 एडजस्टमेंट होती हैं। इन 5 एडजस्टमेंट को आपने एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड एडजस्ट करना होता है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डेप्रिसिएशन। तो व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन? किसी भी एसेट को यूज़ करने से, बिजनेस में यूज़ करने से जो उसकी वैल्यू में कमी होती है, डेट इज़ कॉल्ड डेप्रिसिएशन। यानी अगर डेप्रिसिएशन की हम डेफिनेशन देखें तो यूज़ ऑफ एसेट इन बिजनेस, और बिजनेस में यूज़ करने से जो उसकी वैल्यू में कमी होगी, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट इज़ कॉल्ड डेप्रिसिएशन। अगर आपको डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन आती है तो आप इसकी एडजस्टिंग एंट्री जो है वो खुद ब खुद बना सकते हैं। हमने बात की है यूज़ ऑफ एसेट। यूज़ का मतलब है कि आपने एसेट का बेनिफिट लिया, आपने एसेट को यूज़ किया, उसका बेनिफिट लिया। तो अगर आप किसी भी चीज़ का बेनिफिट लें तो अकाउंटिंग में उस बेनिफिट के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एक्सपेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा, तो हम लिखेंगे एडजस्टिंग एंट्री में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो इनकम स्टेटमेंट में जाके एक्सपेंस लिखे जाते हैं। डेफिनेशन का दूसरा हिस्सा है रिड्यूस द वैल्यू। एसेट की वैल्यू में कमी होती है। जब एसेट की वैल्यू में कमी होती है तो एसेट डेबिट होता है, उसकी वैल्यू में कमी हो तो क्रेडिट कर देते हैं। तो हम लिखेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब ये जो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ये क्या करेगी, ये बैलेंस शीट में जाके नॉन करंट एसेट में से माइनस हो जाएगी, तो एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी। यानी जो डेप्रिसिएशन चार्ज होती है वो हमेशा नॉन करंट एसेट पे चार्ज होती है। और नॉन करंट एसेट क्या होते हैं? लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, ऑफिस इक्विपमेंट है। तो ऐसे जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं उनके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। तो फिर डेप्रिसिएशन इन सम अप अगर हम बात करें तो क्या है, किसी भी एसेट को यूज़ करने से जो उसकी वैल्यू में कमी होती है, डेट इज़ कॉल्ड डेप्रिसिएशन। एडजस्टिंग एंट्री होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब इस एडजस्टिंग एंट्री का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इफेक्ट क्या होगा कि इनकम स्टेटमेंट में जाके एक्सपेंस लिखेंगे और बैलेंस शीट में जाके एसेट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वैल्यू माइनस कर देंगे। रिमेनिंग जो एडजस्टमेंट है वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। किसी किस्म की कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।